देखो बेटा, हमने जो लेक्चर इससे पहले पढ़ लिया ना, वो कौन सा लेक्चर था? वो था न्यूमेरिकल वाला लेक्चर। ठीक, अब हम आएंगे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही आने वाले हैं, और वो न्यूमेरिकल जो दो हमने उस लेक्चर में छोड़ दिए थे, वो दो न्यूमेरिकल करने से पहले मुझे जो चीज़ें आपको बोल दी हैं, जिस वजह से वो वहाँ पे नहीं दिखाया, वो देख लो। कभी कभार क्या होगा ना, आपको लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड it is equal to kq by r square, which means we are trying to find out the electric field due to a charge q at a point which is at a distance of r from this charge q. और याद रखना, this is the expression for electric field due to a point charge only. यहाँ वेक्टर है तो यहाँ r cap लिख दूंगा. r cap is the unit vector which is pointing in the direction of what? Electrostatic force. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन व्हाट? ऑन अ टेस्ट चार्ज विच इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ स्मॉल चार्ज. ठीक, kq by r square. अच्छा, अब f on any charge which is placed inside an electric field, inside this electric field, is equal to q into e, whereas this q is not the same as this q. This q is the one that has produced the electric field. This q is the one that is experiencing the force due to the electric field of this q, and that force will be q into e. ठीक है बेटा. अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज q को लाता हूं तो उस पे फोर्स कितना आएगा? q into e. डू यू इवन केयर कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से? नहीं, आपको दिया गया है. जैसे किसी एक ब्लॉक पे जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे F इज इक्वल टू 10 न्यूटन. हम जो भी एनालिसिस करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम थी, जो कुछ था, हमें पता था F कितना लेना है, 10 न्यूटन. ठीक, वी डिड नॉट केयर कि ये फोर्स किसने लगाया, इंसान ने लगाया, जानवर ने लगाया, किसी बॉम्ब से आया, बुलेट से आया. वी डिड नॉट केयर अनलेस सवाल वहीं से आपको उस चीज की तरफ इंडिकेट करे कि यू नीड टू केयर अबाउट द सोर्स ऑफ दिस फोर्स और द सोर्स ऑफ दिस फील्ड. ठीक, अब समझना सवालों का तरीका क्या होता है, जो ऑथर है वो सवाल कैसे पूछता है. देखो, एक सवाल हमारे पास था, वो आपको याद था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ था E. उसने लिखा था एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट्स, इट इज AI कैप प्लस BJ कैप. देखो बेटा, ये AI कैप प्लस BJ कैप क्या है? देखो कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ा kq by r square, है ना, kq by r square, तो ये AI कैप प्लस BJ कैप, व्हाट इज दिस, व्हाई डू यू राइट इट लाइक दिस? तो मैं आपको बोलूंगा, बच्चा आपने वेलोसिटी भी पढ़ा है, आपने वेलोसिटी पढ़ा नहीं है क्या? 2I कैप प्लस 3J कैप. व्हाट डज दिस मीन? यहाँ तो वही सवाल उठाओगे ना, सर वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, ds by dt है, तो ये 2I कैप प्लस 3J कैप क्या है? भाई ये 2I कैप प्लस 3J कैप इसका वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. और I और J क्या डिसाइड करते हैं? They decide what? The direction, because V is a vector. Likewise, E is a vector. So AI cap plus BJ cap. So when the author tells you that the electric field is AI cap plus BJ cap or PK cap plus जो भी होगा, what is it trying to tell you actually? ये आपको बोल रहा है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर AI कैप प्लस BJ कैप का है, तो ये कह रहा है कि भाई असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम. ठीक, and it is also telling you that the direction of this electric field is such that its x component is A and its y component is B. आपको पता है कि जब फोर्स लिखते हैं ना 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल? ये क्या है? इसका ये एक फोर्स है जिसका x कंपोनेंट 3 का है और y कंपोनेंट 4 का है, वहीं से कंपोनेंट्स निकाल के दिए गए हैं. उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट A है और y कंपोनेंट B है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड में? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. राइट, आगे चलते हैं. देखो अब असल सवाल पे आते हैं. सवाल क्या है? सवाल है कि भाई एक बॉल है, एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है. भाई ये चार्ज स्फीयर है इक्विलिब्रियम में. कहाँ है? इक्विलिब्रियम में. ये करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको, मेरे दिमाग में वो चीज घूम जाती है ना, मुझे फिर वापस आना पड़ता है. देखो एक चीज याद रखना, अगर मैं कहूँ ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. समझना, मैं यहां से कोई चार्ज लेके आऊं प्लस Q, राइट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें इस प्लस Q के साथ क्या होगा? क्या ये आगे जाएगा? कि क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देता है, किसके बराबर? Q into E. हाँ, तो सीधी सी बात है, जब Q आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इसके ऊपर फोर्स आएगा. फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? समझने वाली बात है. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट. ठीक, आपको इससे पहले के लेक्चर में पढ़ाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज and it is directed towards the negative charge.
दिमाग लगाओ, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या है? या तो यहां कहीं नेगेटिव चार्ज है, या तो राइट साइड में कहीं नेगेटिव चार्ज है, या तो लेफ्ट साइड में कहीं पॉजिटिव चार्ज है। बोथ ऑफ देम मेक सेंस। मैंने आपको कहा ना, आपको चार्ज के सोर्स के साथ कुछ नहीं करना है, मैं सोर्स की पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं, कहां कहां पर कौन सा सोर्स हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है इस डायरेक्शन में, तो जरूरी है कि यहां पर क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा तो पक्का है, फिर इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इन एनी केस सच्चाई ये है या ये कहां जाएगा? इस डायरेक्शन। अगर ये सच्चाई है कि इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर ये सच्चाई है कि इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इस क्यू को ये रिपेल करेगा ना, तब भी क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में। तभी कहता हूं कि सोर्स मैटर नहीं करता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसकी डायरेक्शन दी है, तो सोर्स मैटर नहीं करता, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाने वाले चार्जेस पे फोर्स लगेगा। ठीक, फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा, अब क्या हम दिमाग में रखेंगे? अगर कहीं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज लाई गई, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज लाई गई, तो सच्चाई ये तो ये कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में। लिख के रखो दैट इन an area where electric field exists, the force on any positive charge brought inside that electric field will be in the direction of electric field, and the force on a negative charge brought in that electric field will be in a direction opposite to the electric field, and that force will be equal to Q into E. Magnitude ये है, directions जो इससे पहले रूल बताया उससे फॉलो करो। ठीक, अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। देखना, इसी चीज को मैं जल्दी अब करता हूँ। देखो, मैं कहूं भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कैसा है? ऐसा। यहां पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, इस पे फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सर कोई नेगेटिव चार्ज लेके आए, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक, ओके, मुझे ये समझाना था। अब आते हैं न्यूमेरिकल। देखो, न्यूमेरिकल आप जल्दी करते हैं। यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे ये, मार्क कर गया, एक सेकेंड, यहां पे ये। ओके, सो तो बहुत पतला दिख रहा है, तुम्हारी आंखें तो ऐसे भी काम नहीं करनी, इससे तो तुम्हारी हालत खराब होगी। ये चार्ज, इसने कहा इस पे चार्ज, कुछ नहीं इसने चार्ज के बारे में बोला, इसने कहा भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तरीका होता है लिखने का, ये स्टाइल मारने का तरीका है। तो ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप तुम्हें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। फिर ये तुम्हें कह रहा है कि ये जो चार्ज, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, कह रहा है। अब जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ा उन्हीं को पढ़ा होगा। चलो आप सवाल लिख लो कि देर, अरे इस कुत्ते को क्या हो गया? वीडियो में कुत्ता चुप रहे। चुप रहे, हाँ, अच्छा कुत्ता है। देखो, यहां पर एंगल थीटा। ठीक, सवाल क्या लिखा हूं मैं? ऐसा सवाल लिख लो, a charged sphere, a charged spherical ball तो spherical ही होती है ना, a small charged sphere, हाँ, a small charged sphere hangs from a thread and is held in equilibrium at an angle of theta by an electric field given by E is equal to ai cap plus bj cap. ठीक, the mass of the sphere is m or the ball is m. Find the charge on the ball. Find the charge on the ball. देखो बेटा, एक चीज याद रखना, जब भी आपको न्यूमेरिकल में यहां वर्ड क्या देखा, इक्विलिब्रियम, तो दिमाग में क्या आया? फ्री बॉडी डायग्राम। जो ही दिमाग में फ्री बॉडी डायग्राम आया ना, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए कहां पर? फोर्सेस पे। जो ही दिमाग फोर्सेस पे चला गया और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए F is equal to Q into E. ठीक, so let the charge on this sphere be Q. This is something we have to find out, right? Okay, इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट? अच्छा, पहली बात तो ये है, इस पे जो चार्ज Q है, पहले तो बोलो ये Q पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? यहां भी दिमाग से काम लेना है, ठीक है? दिमाग से काम लेना। देखो, इस एंगल थीटा पे ये इक्विलिब्रियम एक जगह पर तभी रहेगा जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स
इस तरह का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि भाई चार्ज पे फोर्स या तो उस जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है या उसकी डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। तो इस पे फोर्स ये होना चाहिए था, वो तभी पॉसिबल है जब ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसकी जब एफबीडी बनाओगे तो इस पे ऐसे यहां से टेंशन टी, नीचे mg, राइट, ये ऐसा, ओके। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स q इंटू ई, इस डायरेक्शन q इंटू ई, राइट, ओके। q इंटू ई तो हो गया सर, तो यहां पर तो हम यूं बनाएंगे, ये और ये थीटा, सो दिस इज t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा, एम आई राइट, ओके। अगर t cos थीटा t sin थीटा आया तो मैं बच्चों की तरह वही कर रहा हूं, फिर से मुझे करना तो नहीं चाहिए, इस t को खत्म कर दो, ओके। q e को रिजॉल्व कर सकते हो, अब देखो बचपना नहीं करना, यहां भी लिख देना, कोई यहां भी थीटा होगा, q e थीटा नहीं बनाएगा। देखो q e का आपको थीटा किस लिए चाहिए होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लिखने के लिए, कि q e का थीटा आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट q e के ऑलरेडी पता है, कौन कौन, a तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और b इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहां से फोर्स कितना होगा, a, सॉरी 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 सॉरी, this is q into e, so this is q into e का horizontal component, this is q into e का vertical component। याद रखना मैंने यहां पर horizontal में a क्यों नहीं लिखा, अरे भाई मुझे horizontal force लिखना है, a क्या है, horizontal force नहीं, ये horizontal field है, तो horizontal field से horizontal force, फोर्स तो चार्ज इनटू फील्ड होता है, तो हॉरिजॉन्टल से फोर्स अगर निकालना है तो चार्ज को मल्टीप्लाई करो किस वाले फील्ड से, हॉरिजॉन्टल फील्ड से विच इज ए, और चार्ज को मल्टीप्लाई करो वर्टिकल फील्ड से विच इज बी। तो और अच्छी इसकी डायग्राम, मैं तो यहां रब कर रहा हूं ना, आप इसको ऐसे लिखना इक्विवेलेंट टू, आप तो रब नहीं कर सकते, तो देखो नेक्स्ट डायग्राम जो बनाओगे बिल्कुल ऐसी बनाना, और ई एच को ए से रिप्लेस करो और ई वी को बी से रिप्लेस करो। अब ये फोर्स वाली डायग्राम है और बच्चों वाला काम क्यू ई को फिर से खत्म कर दो, ठीक। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो आप लिख सकते हो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और t cos थीटा, सॉरी सॉरी, अरे यार तो और बच्चों वाला लिख दिया मैंने, t cos थीटा प्लस q b इज इक्वल टू mg, t cos थीटा प्लस q into b is equal to mg and t sin theta is equal to q into a, am I right? कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं गड़बड़ कोई नहीं, अच्छा ठीक है। हमें क्या निकालना है, चार्ज q का वैल्यू, देखो q का वैल्यू निकालना है तो डिवाइड कर दो, तो t cos थीटा is equal to mg minus qb और t sin थीटा is equal to qa, q डिवाइड कर दो, tan थीटा को तो फिर से शुरू हो चुका है, qa डिवाइडेड बाय mg माइनस qb, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो तो ये मिलेगा mg tan ऑफ थीटा माइनस qb tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू qa, हमें क्यों निकालना है, इसको यहाँ लेके जाओ, तो mg tan, मुझे लगता है मैंने इसको लंबा कर दिया, मे बी तुम में से कोई इसको आसान कर सके, q इंटू a माइनस b tan थीटा, तो q का वैल्यू है mg tan थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b tan थीटा। कहीं अगर मैंने मैथमेटिकल गड़बड़ की हो तो वो आप देखिएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस b tan थीटा। और कौन सा सवाल था हमारे पास, डन, ओके। अच्छा कहीं, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, a माइनस b tan थीटा, हाँ ठीक तो है, प्लस प्लस सॉरी प्लस, हाँ मुझे इसका जवाब याद था तभी मुझे लगा मैथमेटिकल गड़बड़ है, नहीं a प्लस b tan थीटा, ओके डन। दिस इज द चार्ज ऑफ द बॉल, खत्म, इतना था हमारा डस्टर, ओके बंद। अच्छा भाई नेक्स्ट एक और सवाल था ग्रुप पे पेंडुलम पे, ठीक है ना। पेंडुलम पे सवाल मैं आपको दिखा दूंगा करना कैसे है, मुझे लगता है वो सवाल आप फिर खुद से करोगे, ठीक है। देखो सवाल क्या दिया था ना, सवाल यूं था
कि मैं सवाल नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई व्हाट इज दिस जी, दिस इज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्टिव मतलब टोटल, क्या ये बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। किस वजह से? एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। देखो अगर एक पेंडुलम है ना, ठीक है, ये पेंडुलम है, अगर इसमें खाली ग्रेविटी एक्ट करती है mg, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g। ठीक, ओके। अगर मैं एक काम कहूँ, इस पे मैं कहूँ यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है 3 mg और यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है mg, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट? टोटल फोर्स इन दो का रिजल्टेंट, तो वो कुछ ऐसा अंडर रूट ऑफ 3mg होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ठीक, दिस इज द टोटल फोर्स। Force divided by m will give you effective g। याद रखना टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, ये याद करना पढ़ाया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g। जब हमने पेंडुलम पढ़ा था कहाँ, लिफ्ट में, तो ये वही वाला सवाल, वहां स्यूडो फोर्स आता था एक्स्ट्रा। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g, यहां लिख के रखो g इज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज गिवन बाय द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द what you call it, in addition to gravity if there is any other force acting on what, acting on the pendulum apart from what, tension। ठीक है, अब मैं टेंशन को अपार्ट, क्योंकि आप अगर आपको याद हो ना जो हमने डिराइव किया था t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g, ये टेंशन जो है ना, ये आपको कोई टॉर्क नहीं देता था। किसके अबाउट? टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट। अपार्ट फ्रॉम टेंशन जो भी फोर्सेस हैं, ये तो टी भी लगेगा ना इसके बच्चे को, ठीक है, लेकिन ये कोई टॉर्क नहीं देगा ना इस पॉइंट के अबाउट, तो ये लेते ही नहीं थे। हमारा टॉर्क खाली किसकी वजह से आता था? mg की वजह से। लेकिन अब mg नहीं है, अब mg है प्लस 3mg है, तो इसको रिजल्टेंट करोगे, डिवाइड करोगे किससे? m से। तो फोर्स अपार्ट फ्रॉम टेंशन एक्टिंग ऑन व्हाट, बॉब डिवाइडेड बाय द मास, दैट गिव्स यू इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी इफेक्टिव को यहां लिखना होता है g इफेक्टिव। अब जब टेंशन के बगैर खाली mg एक्ट कर रहा हो अकेला, तो mg इज द टोटल फोर्स अपार्ट फ्रॉम टेंशन डिवाइडेड बाय मास, तो g, तो फिर यहां g आएगा खाली। ठीक, ओके। मैं कहूं कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं, अब एक पेंडुलम यहां पर है, पेंडुलम बना है चार्ज्ड बॉल का। किसका? चार्ज्ड बॉल का पेंडुलम बना है। ठीक है, इस पेंडुलम का क्या है ना, इस पेंडुलम का एंगल यहां पर थीटा दिया हुआ है, इसके साथ वैसे हमें कोई गरज नहीं है, नहीं कोई गरज नहीं है। इसका मास कितना दिया है? m, तो ठीक है। मैं कहूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करता है, इस पे चार्ज है q, कितनी चार्ज है? q, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E, कितना? E, ओके। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। ठीक, तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g इफेक्टिव। g इफेक्टिव, फोर्सेस अपार्ट फ्रॉम टेंशन एक्टिंग ऑन इट। फोर्सेस कौन कौन से हैं अपार्ट फ्रॉम टेंशन? एक तो mg, अच्छा ये पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम, ठीक, दिस इज E, राइट, E की डायरेक्शन ये, तो इस प्लस क्यू पे चार्ज फोर्स इसी डायरेक्शन में, तो दिस इज m, तो इस पे कितना फोर्स आएगा? q इनटू E, राइट। तो g इफेक्टिव होगा अंडर रूट ऑफ, पहले टोटल फोर्स mg स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m। जो ये g इफेक्टिव निकला, इसको यहां पुट कर दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक, बस कुछ नहीं करना, नेट फोर्स देखना है इस पे, किस पे? अपार्ट फ्रॉम टेंशन, बात खत्म। ठीक, ओके। अच्छा जी, कुछ और इसमें देखते हैं, कुछ और टाइप का मिले। मान लो ये पेंडुलम का मास है, मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करता है E के बराबर, ठीक, E के बराबर, और यहां से इसका एंगल है 45 हॉरिजॉन्टल के साथ। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना? 45। इस पे नेट फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स यहां का E की डायरेक्शन में लगेगा Q इनटू E, अपार्ट फ्रॉम टेंशन यही तो फोर्सेस हैं mg एंड QE। ध्यान देना ये एंगल कितना होगा? 135 है। कहां से निकाला? ये 45, यहां से अगर हॉरिजॉन्टल डाल दो, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये 90, सो 45 प्लस 90 इज 135। तो टोटल फोर्स ऑन दिस बॉल इज इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा इज 135। ठीक, फिर रिजल्टेंट निकालने का दूसरा तरीका, 135 को यूज मत करो, q के कंपोनेंट्स निकालो, QE का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये QE cos ऑफ 45 और ये QE sin ऑफ 45। तो टोटल फोर्स ऑन दिस बॉल कितना आएगा?
फोर्स अलोंग वर्टिकल देख लो कितना है, QE sin 45 minus mg, QE sin 45 minus mg, राइट। और यहां से कितना फोर्स, QE cos of 45 या mg minus QE sin 45, डिपेंड करता है दो में से बड़ा कौन है, ठीक है। अगर mg बड़ा है किससे, QE sin 45 से, तो डाउनवर्ड लिख लो और यहाँ लिख लो mg minus QE sin 45। डाउनवर्ड क्यों बना है, क्योंकि रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा जो बड़ा है, और बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट। फिर जब आपको, आप चलो मान लो ये दो फोर्सेस मिल गए, तो इनका रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वो जो भी यहाँ आएगा डिवाइड कर दो m से, दिस इज योर इफेक्टिव g, और फिर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल जो मैंने वहां पे लेक्चर में रखा है, मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा, जिन्होंने वो लेक्चर देखा नहीं है तो ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके मुझे दोगे। वहां पर इस e के डिफरेंट वैल्यूज दिए गए हैं और डिफरेंट एंगल्स दिए गए, ठीक है। ओके, हो गया ये। अच्छा जी, उसके बाद एक और सवाल दिया था, उसमें भी हमें e का वैल्यू दिया था माइनस ए एक्स प्लस बी, अगर मुझे सही याद मार्कर्स का क्या हिसाब किताब है। देखो एक चीज याद रखना देगा, मैं आपको बताऊं, वहां पर लिखा था E इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लिखने से, इस तरह लिखने में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखने में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, फर्क है, बिल्कुल फर्क है। ये ऐसा ही है जब आप कभी किसी को बोलते हो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, कैसे, 2t plus 3, सो दिस इज एनालॉगस टू दिस। ऐसे देना, कोई वेलोसिटी डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हैं, वेलोसिटी का वैल्यू दे रहे हैं, तो बोलेंगे वेलोसिटी इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप, राइट। दिस इज एनालॉगस टू दिस। इन दो के लिखने में फर्क है, ये आप पूरा वेक्टर दे रहे हो, आप e का वैल्यू दे रहे हो, ये आप e की वेरिएशन दे रहे हो, वेरिएशन विद व्हाट, x, ठीक। ओके, मान लो, अरे ये तो रफ ही नहीं हो रहा, ये बेकार मार्क है भाई, बहुत बेकार है। अभी मुझे नहीं पता कि कैसे मैं चलाऊं काम इससे, इसको तो बंद ही रखना पड़ेगा। हाँ, मैं बेटा अगर मैं लिखूं E इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी, मैं E की वेरिएशन दे रहा हूं किसके साथ, x के साथ। मैं कहूं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज q, दैट इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज q, ठीक। फाइंड चार्ज q एंड मास m, एक चार्ज है, एक बॉल है जिसका चार्ज है q, मास है m, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एग्जिस्ट करता है। The best thing that you can do is find out the force on this charge. Force is equal to Q into E. So force on the charge is equal to Q into minus AX plus B. ठीक है बेटा? All right. क्योंकि यहाँ mass भी दिया है ना, so you can think about acceleration. सवाल लिखिएगा, लिख लो that an electric field E is equal to minus AX plus B is acting on what? It is acting on a charge Q, mass M. Find the variation of velocity with x. Find the variation of velocity with x. सीधी सी बात है, अगर किसी चार्ज पे, किसी जिसका कुछ मास है, उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है, तो सीधी सी बात है उस चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन होगी तो ऑब्वियसली टाइम के बाद, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद वो क्या करेगा, मोशन। सो ठीक है, F is equal to this much. So उसका सोल्यूशन ही बता रहा हूँ। So F is equal to Q into E. मैं सोचने का तरीका भी आपको बोल रहा हूँ। देखो बच्चा, आपको इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है ना, find the variation of velocity with x. जो ही आपके दिमाग में वेलोसिटी आ गई ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए काइनेमेटिक्स। फिर आपके दिमाग में सीधी सी बात है, ये बात स्ट्राइक होगी, यार काइनेमेटिक्स है, मुझे तो काइनेमेटिक्स लाना है इसमें। हाँ ठीक है, तो इसमें काइनेमेटिक्स लाऊंगा तो इसमें तो एक्सेलरेशन ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑलरेडी आ गया है Q into E। तो वो लिखेगा इसकी एक्सेलरेशन A is equal to F by m। मैंने A स्मॉल a इसलिए नहीं लिखा, स्मॉल a यहाँ पर ये A और B आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। F by m तो वो लिखेगा Q into minus AX plus B whole divided by m। तो उसने एक्सेलरेशन लिख ली, लेकिन उसको कह रहा है वेलोसिटी की वेरिएशन लाओ किसके साथ, x के साथ।
तो बच्चा कंफ्यूज, वो ए को लेगा सर मैं तो ये कर सकता हूँ dv by dt इज इक्वल टू q इंटू माइनस ax प्लस b डिवाइडेड बाई m। उसने dv by dt इसलिए लिखा क्योंकि उसके दिमाग में वेलोसिटी घूम नहीं रही थी और उसको पता था एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से रिलेट करना है, तो dv by dt तो लिखना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं जान रहा कि यहाँ जो वेरिएबल है वो x है, तो फिर वो एक और स्टेप करेगा दिमाग में, क्या dv by dt नहीं लिखता हूँ, v dv by dx लिखता हूँ एक्सेलरेशन को। तो वो यूं करेगा, वो इसको लिख देगा v dv by dx। क्या dv by dt लिखना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। तो हमने लिखा क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल कौन है? x। चलो ठीक है, अब किसी ने वो लिख भी दिया, फिर चलो लिख लिया dv by dt, तो इसको मल्टीप्लाइंग बाय dx एंड डिवाइडिंग बाय dx, तो यहां भी dx और यहां भी dx। ठीक, दिस dx by dt इज व्हाट? v, तो इट बिकम्स v, ये dv by dx। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, इस सर्दी से पता है इसको क्या होगा? इसको ठंड लगी है बहुत, इज इक्वल टू q माइनस ax प्लस b बाई m, राइट। अब इंटीग्रेट हो सकता है, वो लिखिएगा ऐसे, देखो हाँ, वो लिखिएगा v dv इज इक्वल टू q बाई m माइनस ax प्लस b dx। अब करो इंटीग्रेट दोनों साइड से, जब इंटीग्रेट किया कर सकते हो इंटीग्रेट करके आंसर निकालो और कुछ नहीं। ठीक, वेरिएशन ऑफ v, यहां आएगा इंटीग्रल v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू q बाई m तो बाहर, माइनस x की इंटीग्रेशन एंड माइनस ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। अब चार ऑप्शंस में अगर आपको c नहीं मिल रहा है तो इग्नोर कर दो, तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशंस कुछ ऐसी रही होंगी कि ये c कितना होगा? 0। c कितना होगा? 0। ठीक है, अदरवाइज c वहां पर लिखना है। ठीक, ओके, सो वी आर डन विद दिस। अच्छा जी, अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 और 4 चार्जेस। वो मैंने इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें दिखा दिया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो, फिर रिजल्टेंट ही निकालना है 2 चार्जेस का, 3 चार्जेस। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल नहीं चल रहा भाई, मेरा दिमाग खराब कर रहा है इसलिए। अरे यार अंकल, इसको देखिए, हाँ ये अच्छा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए आपको जो मैंने एडिशनल न्यूमेरिकल वाला लेक्चर दिया है, पहला एडिशनल न्यूमेरिकल लेक्चर, उसमें पहले 30 मिनट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी यहाँ आना, अदरवाइज नहीं आना, ये समझ नहीं आएगा वरना। देखो, पहला है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, CCD कॉफी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ सकता है? रिंग आ सकता है, रॉड आ सकती है, प्लेट आ सकता है, स्फीयर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला जो हम लेंगे इट विल बी अ रिंग ऑफ चार्ज, रिंग ऑफ चार्ज। याद रखना, डेरिवेशन करने के टाइम पे हम चार्ज, जो रिंग पे चार्ज लेंगे ना, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, ठीक है, फिर नेगेटिव के लिए भी आंसर वही रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। मान लो हमारे पास ये रिंग ऑफ चार्ज है, ठीक है, और हाँ, मैं वो जो लेक्चर दे रहा हूँ ना, कौन सा एडिशनल न्यूमेरिकल लेक्चर, वो मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ बोर्ड पे, इस वजह से कि अगर बोर्ड पे देने लगा ना, फिर न्यूमेरिकल्स कवर नहीं होंगे बहुत सारे। वैसे तो मैं आपको पिक्चर्स पेस्ट करता हूँ न्यूमेरिकल की, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो न्यूमेरिकल कवर होते जाते हैं। अदरवाइज अगर हम बोर्ड पे करने बैठना, फिर न्यूमेरिकल तो गए। ठीक, ऑलराइट, सो दिस इज द रिंग ऑफ चार्ज, और इस पर हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। राइट, अब समझना बात को। देखो मैं क्या करूँगा, कहा मुझे पहले सवाल जो है ना, सवाल ये पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई आप मुझे यहां पे फील्ड निकाल के दो at any point, but it is not any point, it is any point on its axis। ठीक है, कि ये पॉइंट नहीं है, क्या इसका मतलब यहां पे फील्ड नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा यहाँ पे फील्ड, there will be electric field at this point, but since such points can be infinite in number, तो इसीलिए आपका सिलेबस आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि चलो ठीक है, these look special points। ये स्पेशल क्यों लगते हैं? सिमेट्रिकल एक्सिस पे है, तो यहां पर पॉइंट लेते हैं और let the point be at a distance of x from the center of the ring, राइट? अच्छा ठीक है,
जो हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए KQ/r², वो जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है भाई? दैट इज द फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. Electric field is KQ/r² at a distance of r from the charge q. But this q is what? It is a point charge. But we are not given a point charge. We are given a distributed charge, a uniformly distributed charge on the ring. एक सेकंड, मेरा फोन मुझे परेशान कर रहा है. अरे यार, ओहो, एक सेकंड, होल्ड ऑन. तो ठीक है, यहां पर हमें फील्ड निकालना है. सो हम क्या करेंगे काम? हम इस रिंग को तोड़ देंगे छोटे छोटे चार्जेस में. रिंग ऑफ चार्ज, इस रिंग पर टोटल चार्ज है Q. टोटल कितना है? Q. इसी Q को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस पे. ठीक है, टोटल चार्ज इज Q. मैं यहां पर एक एलिमेंट लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट. इस पे चार्ज कितनी होगी? dq. टोटल चार्ज अगर कैपिटल Q तो इस पे छोटा सा d कैपिटल Q होगा. ठीक है, dq. क्या इसकी वजह से यहां पे फील्ड निकाल सकते हो? और हाँ, रिंग का रेडियस a है. कितना है? a. इसकी वजह से इस पे फील्ड निकाल सकते हो? यस, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है KQ/r². तो देखो, ये r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस है √a² + x². तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये Q, ये पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेके आओ, टेस्ट चार्ज लेके आओ. तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ये चार्ज और ये चार्ज, फोर्स यहां को होगा तो फील्ड उसी डायरेक्शन में. ये अगर एंगल थीटा है तो ये फील्ड कितना होगा? छोटा कि बड़ा? छोटा फील्ड होगा क्योंकि चार्ज छोटी है. तो DE, तो इस DE के दो कंपोनेंट होंगे, ये और ये. सही. थीटा, ये थीटा, सो दिस विल बी DE cos थीटा एंड दिस विल बी DE sin थीटा. राइट. लास्ट लेक्चर जो पढ़ा है उसको याद करो, पहले 30 मिनट. इसके अपोजिट हमेशा यहां कोई ना कोई एलिमेंट होगा. इस एलिमेंट को देख लो, इसकी डिस्टेंस ये होगी और ये यहां से ये फील्ड देगा. क्या वैल्यू में ये भी DE होगा? वैल्यू में. क्यों? क्योंकि इस चार्ज की यहां तक डिस्टेंस √a² + x². इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? √a² + x². तो डिस्टेंसेस तो बराबर हो गई, चार्ज भी बराबर है. ये भी dq है और ये भी dq है. सो दिस इज DE. अब इस DE का एक कंपोनेंट यहां से DE cos थीटा, क्योंकि ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये भी थीटा होगा सिमेट्री से. और ये DE sin थीटा, ये और ये गया कैंसिल. तो कौन से ऐड हो रहे हैं खाली टोटल फील्ड के लिए? DE cos थीटा, DE cos थीटा. ठीक. अब नेक्स्ट एलिमेंट यहां पे लो, क्या इसका अपोजिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा? ठीक. इस एलिमेंट से ये भी तो DQ है, ये भी यहां पे फील्ड देगा. कितना? DE. ठीक. इसकी इससे डिस्टेंस √a² + x², फिर से यही होगी, क्योंकि समझो भाई ये ऐसे रिंग है. ठीक. और इस रिंग की सर्कमफ्रेंस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमेशा √a² + x² होगी. So every element will have an opposite element, which means vertical component of electric field will completely be cancelled. Okay, so देखते हैं. तो DE cos D ये ऐड अप हो जाएंगे. अब समझना, तो हर एलिमेंट के लिए अपोजिट एलिमेंट होगा. ये अपोजिट एलिमेंट आपस में क्या करेंगे? अपने वर्टिकल कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट कर देंगे. तो नेट फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस विल ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल. ठीक. सेंट्रल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स तो खत्म ही हो गए. समझना. तो मैं ऐसे लिखूंगा, टोटल फील्ड इज इक्वल टू DE, है ना? DE का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल तो है नहीं, मैं लिख सकता हूं DE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. टोटल फील्ड तो असल में DE है, लेकिन DE का भी कौन सा कंपोनेंट? खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है. सॉरी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी,
सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, समझना, DE का इंटीग्रल DE, लेकिन आपको पता है कि कौन सा DE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to electric field sum, integral sum of electric field by all the elements, but all the elements contribute only what electric field, horizontal, तो sum of all horizontal electric fields by the components, तो ये आएगा इंटीग्रल DE का ही तो horizontal component है ना, और DE का horizontal component होगा कितना, DE cos थीटा, तो E is equal to integral DE। ध्यान रखना मैं खाली नेगेटिव निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना, वहां पर यूं नहीं तो वेक्टर, और यहाँ पर कहीं डायरेक्शन का नामो निशान नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना, बस हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ओके, ऑलराइट, डायरेक्शन का तो हमें पता है कि राइट साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, DE cos थीटा, बट DE इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ DE KQ/R², BE इज ड्यू टू DQ, तो K चार्ज कितनी किसकी वजह से है, DQ, KQ/R², R कितना, √a² + x² का स्क्वायर, तो बचेगा a² + x² इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब बच्चों एक चीज याद रखना जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल में ये जो x है ना, तुम्हारी आदत क्या है दिमाग में, x वेरिएबल है, x वेरिएबल, y वेरिएबल नहीं, यहाँ x कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि x तो वो डिस्टेंस है ना जहां पर तुम फील्ड निकाल रहे हो, तो ये तो डिस्टेंस तुमने पहले चूज कर ली है कि मैं यहाँ पर फील्ड निकाल रहा हूं, तो तुम्हारा ये पॉइंट तो फिक्स है ना, तो x भी फिक्स हो गया, सो x इज अ कांस्टेंट, ये यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना साथ में, x हियर इज अ कांस्टेंट, सो इफ इट इज अ कांस्टेंट, सो वन मोर थिंग आई कैन डू, E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k dq, ये q है और ये थीटा है, अरे यार, और वो थीटा है k dq, दिस cos थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आपकी बेस, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस कितनी है, इंटू x बाय हाइपोटेन्यूज इज a² + x² रेज़ पावर 1/2, और नीचे a² + x² रेज़ पावर 1 है, तो 1 + 1/2, ये आएगा a² + x² रेज़ पावर 3/2। जिसको ये पता नहीं ना 3/2 कैसे आया, वो 7th क्लास में डिमोट होके जा सकता है, निकाल सकता है, ठीक है, तो ये आएगा k बाहर x बाहर डिवाइडेड बाय a² + x² रेज़ पावर 3/2 इंटीग्रल dq, ठीक, x कांस्टेंट है तो बाहर आ गया सारा, इंटीग्रल dq मतलब छोटी छोटी चार्जेस को ऐड कर रहे हो, टोटल चार्ज कितनी है q, तो छोटी छोटी चार्ज को ऐड करके वापस q ही तो मिलेगा, तो ये इंटीग्रल dq q के बराबर, तो ये आएगा k qx डिवाइडेड बाय a² + x² रेज़ टू द पावर 3/2, this is the expression for electric field on the symmetrical axis of a ring of charge at a distance of x on the axis, so kqx divided by a² + x² whole raised to the power 3/2, okay, this is the electric field done, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर यहाँ को, ठीक है भाई, अच्छा जी, kqx by a² + x² raised to the power 3/2, अब ये हाथ ही नहीं रहा, समझना एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k q x by a² + x² रेज़ टू द पावर 3/2, ये कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक रिंग ऑफ चार्ज होती है, ये इसका एक्सिस है, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ x है। अब बच्चों एक बात समझो, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना फील्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तुमने रिंग के राइट साइड फील्ड निकाला, और यहाँ ओरिजिन है, सेंटर में ओरिजिन है, राइट साइड फील्ड निकाला, क्या इस साइड ने कोई गलती कर दी है क्या, नहीं, ये साइड भी तो है, जब फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा, सीधी सी बात है, यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, क्यों, अरे चार्ज तो सबके लिए एक जैसी है, सारे साइड्स की है, तो इस एक्सिस पर यहाँ पर फील्ड जब निकाला, kqx by a² + x² raised to power 3/2, this is field at a distance of x from the axis, यहाँ पर भी फील्ड होगा, और यही फील्ड कहाँ पर होगा, सपोज यहाँ से x दूर चले जाओ, यहाँ से x दूर चले जाओ,
तो इस पॉइंट पर भी फील्ड का वैल्यू यही होगा k q x y. Therefore whatever magnitude of field you get on this side, same magnitude of field you get on this side, provided the distances are the same. Of course the direction of electric field will be different. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर टेस्ट चार्ज लेके आओ तो यहाँ को होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ को, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम. और क्योंकि ये डेरिवेशन हमने खाली मैग्नीट्यूड के लिए की थी, तो यहाँ पर भी यही वैल्यू फील्ड का, यहाँ पर भी सेम वैल्यू फील्ड का, क्योंकि x दोनों में सेम है और a तो इसका रेडियस है, वो दोनों के लिए सेम है. राइट, ओके. यहाँ पर तुम्हें कोई कहे फील्ड लिख दो वेक्टर की टर्म्स में, तो आपको लिखोगे E वेक्टर यहाँ पर k q x by a square plus x square raised to power 3 by 2 into I cap, और यहाँ पर लिखोगे into minus I cap. I hope this makes sense. ठीक, all right. अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेरिवेशन तो आपको बुक से आराम से मिल जाएगी. जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस डेरिवेशन में है वो आप देख लो क्या है. ये मैं हटा देता हूं. ठीक, देखो क्या मसला है हमारे पास. मसला यूं है कि if now this point is at a distance of x, है ना. इस पॉइंट, अब कोई कहे यहां पर निकालो बिल्कुल सेंटर में, तो x होते होते कितना हो जाएगा, 0. तो इसमें x 0 डाल दो तो E is equal to 0. Therefore electric field at the center of this ring will be equal to 0. ठीक है. अब याद रखो, बड़े अच्छे से याद रखो, 12th का जो फिजिक्स है ना, ये 11th की फिजिक्स से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जो डिफरेंट है क्लास लेवल से. यहां पर क्या चीज, पहली बात तो है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग whose total charge is q and this q is uniformly distributed. अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हुई तो यहाँ पर ये फील्ड का वैल्यू नहीं होगा. इट कुड एट टाइम्स बी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब ये वैल्यू नहीं आएगा. ऑल्दो वैसे सवाल आने के चांसेस मुझे लगता है कम है. आ भी गया. हो सका तो हम आगे चल के न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं हो सका तो इतना बहुत है आपके लिए. लेकिन दिमाग में रखना ये खाली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, कभी कभार सवाल, और हाँ दूसरी बात हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0. तो सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना, even that will be dependent on the charge being uniformly distributed. So if a ring has a charge which is uniformly distributed over it, then the electric field at the center of the ring will be equal to 0. ठीक, कभी कभार सवाल ऐसे भी आ जाते हैं. रिंग दिया है, आधे में पॉजिटिव चार्ज रख दी और आधे में नेगेटिव, बिल्कुल हालात ही बदल जाएंगे. यहां नहीं आ सकते, ये नहीं ले सकते. ठीक है, स्पेसिफिक डेरिवेशन है स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस के लिए. ठीक, ओके. अब कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस एक्सप्रेशन से पता चला. अगर यहां 0 है, अच्छा ठीक है, एक और काम करते हैं, समझो. एक तो मैं इस x को यहां लेके आऊं तो x 0 बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया. देखो दो एक्सट्रीम्स हैं, दो हदें हैं जो हम पार करेंगे. एक हद ये है कि हम इस x को 0 ही कर देंगे तो एक हद हो गई. दूसरी हद ये है कि इस x को बहुत लंबा कर दो, इनफाइनाइट कर दो. जब तुमने x को इनफाइनाइट कर दिया तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, न्यूमरेटर. देखो जब मैं x को बहुत बड़ा कर दूंगा, बहुत दूर तक लेके जाऊंगा, कैन यू इग्नोर a square compared to x square? Can you ignore a square? Yes, you can very much ignore a square. So at a point which is very far away from what, the center of the ring on the axis which is far away, I can write electric field, लिख लेना, electric field at far off points. E is equal to k q x. a square तो इग्नोर हो गया, रीजन लिख लेना कि इग्नोर हुआ. ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल, ये x और x कैंसिल, ये आएगा k q बाय, हाँ समझो, k q by x square. This is electric field at a point due to a ring of charge q which is placed at a distance of x. The only thing is that this x is very far off. क्या ये वैसा नहीं लग रहा k q by r square, point charge की जैसे? Therefore, for points which are very far away from the axis, this ring will behave like what? Like a point charge. You can assume this ring to be a point charge if the points are very far away from the axis.
ये दिमाग में भी बात आती है। क्यों? जब आप बहुत दूर जाओगे ना, आपको इस इनके डायमेंशंस दिखेंगे ही नहीं, आपको ये पॉइंट दिखेगा। ठीक, ओके, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, फार ऑफ पॉइंट्स। अच्छा जी, ओके, और फार चले जाओ, इस एक्स को इन्फिनिटी बना दो। जो ही इसको इन्फिनिटी बनाया, के क्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, आंसर इज जीरो अगेन। इज इट एग्जैक्टली जीरो और इज इट वेरी वेरी लेस? वे टू लेस, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर हमने क्या समझा? हमने समझा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अच्छा बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो। तो देखो हुआ यहां पर नॉन जीरो। सोचो, जीरो से फील्ड बढ़ता गया, तभी तो यहां नॉन जीरो बना। अगर यहां जीरो है, यहां नॉन जीरो है, मतलब इंक्रीज हुआ। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं यार, एक बार फिर डिक्रीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी में कितना बन रहा है? ऑलमोस्ट जीरो। जीरो, नॉन जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, मींस इट शुड बी लाइक दिस। दिमाग ये बोलता है, देखो, जीरो जीरो, हाँ, क्यों? समझो, ये यहां, यस इट मेक्स सेंस। क्यों? जीरो, जीरो से बढ़ रहा है, तभी यहां नॉन जीरो है। नॉन जीरो के बाद फिर से घट रहा है। जो चीज एक बार बढ़ी उसके बाद घटी, उसमें एक क्रेस्ट जरूरी होता है, तभी तो छोटा, बड़ा और घटा, तभी तो क्रेस्ट आएगा। तो इसका मतलब मेरा दिमाग मुझे ये बोलता है बीच में कहीं मैक्सिमम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई कैन लोकेट दिस पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम। ये जो है, ये देता है वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां मैं बोल रहा हूं, ये ऑर्डिनेट यहां कितना है? जीरो। सो आई एम एक्चुअली प्लॉटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस and its variation as you go over here. So this is what gives you electric field. ये y axis आपको electric field का वैल्यू देता है। तो दिमाग कहता है बीच में मैक्सिमम होना चाहिए। वो पॉइंट कौन सा होगा जहां मैक्सिमम होगा? सो दिस इज ये इंटरेस्टिंग एक चीज है, वो हम निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है सर, ओके, क्या यही हालात यहां से भी होंगे? लेकिन हाँ, यहाँ वाले फील्ड, लेफ्ट साइड वाले फील्ड सारे नेगेटिव होंगे इस डायरेक्शन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर तो जीरो है। हाँ, ये होगा, यहां पर भी हालात बिल्कुल राइट साइड जैसे होंगे, लेकिन टेढ़े होंगे। Is what does this show you? कि y axis के नीचे आ रहा है। This tells you that electric field attains its maximum value on two sides. यहां पर मैक्सिमम लेकिन डायरेक्शन में नेगेटिव, यहां पर मैक्सिमम लेकिन डायरेक्शन में, ठीक है ना, राइट। क्योंकि डायरेक्शन में राइट साइड है, सो पॉजिटिव आएगा, ई पॉजिटिव, पॉजिटिव y axis। यहां डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो नेगेटिव y axis में प्लॉट हो गया। तो दिस इज ई मैक्स, तो इसको ई मैक्स बोल सकते हो, इसको भी ई मैक्स बोल सकते हो। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द रिंग। ठीक, ऑन व्हाट एक्सिस? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, इतना तो हो गया। इसमें थोड़ा और डीप जाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो, दिमाग ने तो बोल दिया भाई एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो दिमाग तो ये भी चाहेगा ना, चलो निकाल लेते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। ओके, वो निकालने के लिए क्लास 11 के पहले लेक्चर याद करो जहां मैक्सिमम मैंने पढ़ा था। ठीक, चलो ठीक है, वहां चले जाते हैं मैक्सिमम मिनिमा पे। जनाब देखो, ई हमें दिया है कितना? के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। जब डेरिवेशन कर रहे थे तो आपको फील्ड निकालना था एट अ पॉइंट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x, क्योंकि उसी पॉइंट पर फील्ड निकालना था, तो वो x कांस्टेंट था। लेकिन अब क्योंकि आप रिंग से आगे पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? वो पॉइंट चेक करने के लिए जहां मैक्सिमम फील्ड है, तो अब x वेरिएबल होगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो मैं करूंगा, जब ऐसा होता है ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, y का मैक्सिमम तो dy/dx, तो ये e क्योंकि x के साथ साथ वेरी होगा, तो de/dx को जीरो पुट करना है। रीजंस आपको मैंने समझाया है क्लास 11 में, तो जिसको रीजन नहीं पता ना, छोड़ दो रीजन, बस ये देखो, के क्यू x डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, डिफरेंशिएशन करनी है ना, तो u/v रूट, डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर करोगे बचेगा q। ठीक, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर में x है तो 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, n a square plus x square, 3/2 minus 1 is 1/2 into differentiation of a square plus x square is 2x। इसको पुट कर दो किसके? जीरो के, तो डिनोमिनेटर तो गया,
ठीक है, तेल लेने, तो ये भी के क्यों भी गया, तो जब ये 0 पुट होगा इट वुड इम्प्लाई a square plus x square raised to the power 3/2. ओके, ये 2 और 2 गया, ये 3x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर, ये x की वजह से स्क्वायर बन गया, इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2 इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पर बच्चे पागल हो सकते हैं, पागल वही होगा जिसने सर्ट्स नहीं पढ़ा होगा, जिसने सर्ट्स पढ़ा होगा वो पागल नहीं होगा. ठीक, यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो लेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करो फिर से 3/2 मिलेगा. ठीक, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. राइट, either this is equal to 0 or this entire bracket is equal to 0. If this is equal to 0, you are going to get imaginary terms. Why? A square plus x square can never be equal to 0. Why? Because sum of squares of 2 can never be equal to 0. क्योंकि subtraction कभी होगा ही नहीं. So this cannot be equal to 0. जिसको ये भी नहीं पता हो वो भी जा सकता है क्लास 7th में. Not possible and p, therefore this must be equal to 0. तो मैं लिखूंगा a square plus x square minus 3x square is equal to 0. right? तो 3x square तुम्हें मिलेगा 2x square is equal to a square. यहाँ तक लिख लो, मैं इसको रख करने वाला हूँ. तुम्हें मिलेगा 2x square is equal to a square. ठीक है, चलो यार तुमको प्रॉब्लम ना हो जाए, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी जमलिंग होगी, समझ जाना. ठीक है, 2x square is equal to a square. देखना, x square is equal to a square by 2 implies x is equal to plus minus under root of a square by 2 or x is equal to plus minus a by root 2. Am I right? Oh, इसका मतलब de by dx, देखो क्या होता था ना, e is equal to this much. जब आपने de by dx 0 पुट कर दिया तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x जहां पर ये de by dx 0 हो. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y is equal to ax square plus bx plus c, है ना. चलो ठीक है, y is equal to ax square plus bx plus c को पुट कर दो किसके बराबर 0. ये ना क्वाड्रेटिक पुट क्या कर दो, ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो निकालते थे x के वैल्यूज. व्हाट आर दोस वैल्यूज ऑफ x? Those are the values of x where this entire thing becomes equal to 0. तभी उन x के values को बोलते हो zeros of quadratic equation, because putting those values makes it entirely equal to 0. Likewise, if I am putting de by dx is equal to 0, and then I am getting a value of x, which means if I put these values of x, these are the values of x that make de by dx equal to 0, and de by dx equal to 0, it means that at these values of x there is either a crust or a trough. पढ़ चुके हैं मैक्सिमा मिनिमा. जहां क्रस्ट है वहां मैक्सिमा है, जहां ट्रफ है वहां मिनिमा है. ठीक, ओके. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड de by dx एक क्रस्ट बनाएगा और एक ट्रफ बनाएगा. क्या बनाएगा? क्रस्ट एंड अ ट्रफ. क्रस्ट तो यहां वो x से कितने वैल्यूज है? 2. तो d by dx ने जब 0 किया तो x के 2 वैल्यूज आ गए. तो इसका मतलब 2 चीजें बनेंगी. क्रस्ट और क्रस्ट बन सकता है, क्रस्ट और ट्रफ बन सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो देखो x इज इक्वल टू प्लस a by 2 पे हमें मिलेगा क्रस्ट और x इक्वल टू माइनस a by 2 पे हमें मिलेगा ट्रफ. ठीक है बच्चा? ओके. x is equal to plus a by 2. So this must be a by root 2. So this must be a by root 2. This is यहाँ से यहाँ तक it is minus a by root 2. ठीक है बच्चा? आप याद ही रखो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं. Okay? So at minus a by root 2, ठीक, we are getting a trough. एक बात याद रखना बच्चा, एक बात याद रखना. देखो मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स ट्रफ को मिनिमा बोलता है हमेशा. ठीक, लेकिन हमें पता है कि भाई इस ट्रफ का मतलब मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस ट्रफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है. लेकिन मैथमेटिक्स इसको कैसे जज करता है? मैथमेटिक्स हर ट्रफ को क्या समझता है? मिनिमा, और हर क्रेस्ट को मैक्सिमा समझता है. लेकिन फिजिक्स में ये भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x इज इक्वल टू प्लस a बाई 2 पे हमें क्रेस्ट मिला, तो ये क्रेस्ट मैथमेटिक्स का मैक्सिमा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैक्सिमा है। x इक्वल टू माइनस a बाई 2 पे हमें ट्रफ मिलेगा, ये ट्रफ मैथमेटिक्स के लिए तो मिनिमम है, लेकिन हमें पता है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, बस नेगेटिव है। सो दिस इज इट, प्लस a बाई 2 पे और माइनस a बाई 2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। a इज व्हाट, द रेडियस ऑफ द रिंग। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बात करता हूं, ठीक, ओके ओके, लास्ट चीज। सो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, k q x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज पावर बाई 2। जो इससे पहले आपने लिख दिया ना उसमें लिख देना। Therefore we have the value of electric field is maximum at 2 points. One is to the right of it and one is to the left of it. To the right of it at a distance of a by root 2 and to the left of it at a distance of minus a by root 2. That's it. वो उसका रिजल्ट है। अब नेक्स्ट लिखना now a by root 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैक्सिमम है, तो कितना है वैल्यू में, वो कैसे मिलेगा, x को डाल दो a by root 2, यहाँ पुट x इक्वल टू a by root 2 डाल दो, k q a by root 2 डिवाइड बाय ये आएगा a स्क्वायर प्लस a by root 2, तो बनेगा a स्क्वायर बाय 2 रेज्ड पावर, जिसको ये नहीं पता है छोड़ दो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी छोड़ दो, ये आएगा k q a by स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2, ये बनेगा 3a स्क्वायर by 2 raised to power 3 by 2, right? Am I right? Yes, I am perfectly right. k q a by, okay, what we'll do is ये है रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूँ तुम्हारे लिए 2 raised to power 1 by 2 into 2 raised to power minus 3 by 2. Am I right? Yes, ये 2 raised to power 3 by 2 होता तो इसके ऊपर लेगा minus 3 by 2 into 3a square raised to the power 3 by 2 into 3 raised to power 3, बड़ी खतरनाक लग रही है ना तुम्हें सिंप्लीफिकेशन, into a square raised to power 3 by 2, ये बनेगा a cube, right? तो it will be equal to k q a और a कैंसिल डिवाइड बाय ये बचेगा a square into, अब देखना ये 2 raised to power 1 by 2 into 2 raised to the power minus 3 by 2 कितना होगा, ये बनेगा 2 raised to power 1 by 2 minus 3 by 2 is what, 1 by 2 minus 3 by 2, it's minus 1, 2 raised to power minus 1 into 3 raised to power 3 by 2, ये मैंने ठीक किया क्या, ऑलमोस्ट ठीक है, रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 6, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, देखो a बाई रूट 2 यहाँ पर ये a स्क्वायर, ये a बाई रूट 2 जो था a स्क्वायर बाई 2 बनेगा, डन, रेज़ पावर 3 बाई 2, ये बनेगा 3 बाई 2, मैं कर क्या रहा हूँ, हाँ सॉरी, ये 3 बाई 2 a स्क्वायर, नीचे रूट 2 तो है ही, k q a बाई रूट 2, 3 by 2 a square raised to the power 3 by 2, हाँ 3 by 2 सही, k q a divided by ये 2 raised to power 1 by 2, यहाँ का 2 raised to the power minus 3 by 2 सही, ठीक, 2 raised to power minus 3 by 2 into 3 raised to the power 3 by 2 into a cube, okay, तो ये a square 2 raised to the power minus 1 into 3 raised to the power 3 by 2, ठीक है, 2 raised to the power minus 1 को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा 2k cube by a square into 3 raised to the power 3 by 2. This is the maximum electric field, ठीक, and it occurs at a distance of a by root 2. So with this we conclude this chapter. Sorry, chapter में ये topic एक रिंग का अब हुआ, ठीक है, so you can yourself see it takes a lot of time. तो यहाँ पर अब हम न्यूमेरिकल्स इंसर्ट कर देंगे तो सब कुछ गड़बड़ा हो जाएगा, तो वैसा हम नहीं करेंगे, दिस विल बी योर लेक्चर, दिस इज इट फॉर टुडे, राइट।